हाय बच्चों, कैसे हो आप सभी लोग। पढ़ाई बढ़िया चल रही है। लॉकडाउन को फॉलो करें और निरंतर पढ़ते रहें। मैं ये चाहता हूँ कि आपकी पढ़ाई जो है लॉकडाउन में प्रभावित ना हो, इसलिए मैं फिर आपके सम्मुख लेक्चर लेकर के आया हूँ। सभी लोग जानते हैं मेरा नाम रजवंत पांडे, पीजीटी केमिस्ट्री उर्मिला एजुकेशनल एकेडमी बस्ती। चलिए, आज का जो क्लास है 11th वालों के लिए है। 11th में आज हम पहला चैप्टर शुरू करने वाले हैं। पहला चैप्टर आपका है, कौन सा चैप्टर है? पहला चैप्टर आपका है चैप्टर 1। चैप्टर 1 है आपका सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री। सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री। मतलब रसायन की मूलभूत अवधारणाएं। हिंदी में क्या नाम होगा? रसायन की मूलभूत अवधारणाएं। यहां से हम शुरू कर रहे हैं। अभी तक आपने जो भी केमिस्ट्री में पढ़ा है सारी चीजों को यहीं से हम क्या करेंगे, एक बार रिवाइज करेंगे। और केमिस्ट्री में हमको क्या क्या पढ़ना है और कहां से शुरू होता है केमिस्ट्री, सारी चीजों के बारे में इस लेक्चर में मतलब सारी चीजें बताई जाएंगी। आप सभी लोग पेन और कॉपी नहीं लाए हैं, नहीं है आपके पास, तो आप जा कर के ले आइए और शुरू हो जाइए मेरे साथ। चलिए शुरू कर रहे हैं। देखिए, सबसे पहले विज्ञान 3 पार्ट में डिवाइड है। एक है फिजिक्स, दूसरा आपका केमिस्ट्री और तीसरा आपका है बायोलॉजी। हम आपको केमिस्ट्री पढ़ाना चाहते हैं। सबसे पहले केमिस्ट्री की परिभाषा हम बताएंगे। तो कोई भी पदार्थ है, मतलब पदार्थों के बारे में विज्ञान की वह शाखा जिसमें पदार्थों का अध्ययन किया जाता है, क्या कहलाता है? रसायन विज्ञान। विज्ञान की वह शाखा जिसमें पदार्थों के गुणों का अध्ययन किया जाता है, क्या कहलाता है? रसायन विज्ञान। रसायन विज्ञान में अब चूंकि बेसिक कॉन्सेप्ट है तो बेसिक कॉन्सेप्ट में बेसिक चीजें चलेंगी। बेसिक चीजों में सबसे पहले आपको हम ये मान रहे हैं कि आप कुछ नहीं जानते हैं और वही मान करके केमिस्ट्री हम शुरू कर रहे हैं। देखिए, एक ब्रिटिश साइंटिस्ट थे जिनका नाम था डाल्टन साहब। डाल्टन साहब ने सबसे पहले एक चीज कहा। उन्होंने कहा कि किसी भी पदार्थ का जो सबसे छोटा कण होता है वो कहलाता है परमाणु। क्या कहलाता है? परमाणु। और उन्होंने कहा था कि परमाणु को विभाजित नहीं किया जा सकता है, मतलब परमाणु को तोड़ा नहीं जा सकता है। डाल्टन साहब आए। डाल्टन साहब के जस्ट बाद इलेक्ट्रॉन की खोज हुई और इलेक्ट्रॉन की खोज हुई तो इलेक्ट्रॉन का जो साइज था परमाणु के साइज से बहुत ज्यादा गुना छोटा था। अब जब छोटा था तो इलेक्ट्रॉन की खोज हो गई। अब क्या कहा गया कि सबसे छोटा कण क्या होता है? इलेक्ट्रॉन होता है। कोई भी पदार्थ है, पदार्थ का सबसे छोटा कण क्या कहलाता है? इलेक्ट्रॉन कहलाता है। अब हम बात कर रहे हैं परमाणु से, लेकिन आप जान लीजिए कि रासायनिक अभिक्रिया कहां से शुरू होती है? परमाणु से। कोई भी रासायनिक अभिक्रिया कहां से शुरू होती है? परमाणु से ही शुरू होती है। सबसे पहले जैसे आपने देखा होगा कहीं C लिखा है, कहीं N लिखा है, कहीं O लिखा है। अब इसमें देखिए C है,
C मतलब कार्बन होता है, N मतलब नाइट्रोजन होता है, O मतलब ऑक्सीजन होता है। ये सब क्या कहलाते हैं? परमाणु कहलाते हैं। ये कार्बन का परमाणु किससे प्रदर्शित किया जाएगा? C से। ऑक्सीजन का परमाणु किससे प्रदर्शित किया जाएगा? O से। नाइट्रोजन का परमाणु किससे प्रदर्शित किया जाएगा? N से। परमाणु। अब मैं एक आपको डायग्राम के माध्यम से बता रहा हूं। भैया परमाणु है, परमाणु को इंग्लिश में कहा जाता है एटम। जब दो या दो से अधिक परमाणु आपस में मिलते हैं तो बनाते हैं अणु। क्या बनाते हैं? अणु। जब परमाणु, कितने परमाणु? कम से कम दो और दो से या दो से अधिक, जब परमाणु आपस में मिलते हैं तो क्या बनाते हैं? अणु। अणु को इंग्लिश में कहा जाता है मॉलिक्यूल। अणु दो प्रकार का होता है। एक कहलाता है तत्व, या इसी को कहा जाता है एलिमेंट। क्या कहा जाता है बेटा? एलिमेंट। और दूसरा आपका होता है यौगिक। यौगिक मीन्स होता है कंपाउंड। इसको इंग्लिश में क्या कहा जाता है? कंपाउंड कहा जाता है। मतलब अणु दो प्रकार के होते हैं, एक होता है तत्व और दूसरा क्या होता है? यौगिक। आप एक चीज याद रखिए, हम इसको नहीं देख पाते हैं तो इसको कहां से देख पाएंगे? तो ये सब चीजें हमको दिखाई नहीं देती। समझ रहे हैं ना? ये सब चीजें हमको दिखाई नहीं देती। अब कई अणु जब आपस में मिलते हैं एक साथ तो वो क्या बनाते हैं? तत्व भी बनाते हैं और क्या बनाते हैं? यौगिक भी बनाते हैं। वह अणु, देखिए परिभाषा में बहुत सिंपल बनाने का प्रयास कर रहा हूं। वह अणु जिसमें एक ही प्रकार का परमाणु उपस्थित हो तत्व कहलाता है। तत्व कहलाता है। मतलब वह अणु जिसमें एक ही प्रकार के परमाणु हो उसको क्या कहा जाएगा? तत्व कहा जाएगा। वह अणु जिसमें एक ही प्रकार का परमाणु हो उसको क्या कहा जाएगा? तत्व कहा जाएगा। और वह अणु जिसमें एक से अधिक प्रकार का परमाणु उपस्थित हो यौगिक कहलाता है। फिर एक बार क्लियर करिए, कई परमाणु दो या दो से अधिक परमाणु क्या बनाते हैं? अणु। कई अणु एक साथ जब मिलते हैं तो वो क्या तो बनाएंगे? या तो तत्व बनाएंगे या तो यौगिक बनाएंगे। कई अणु आपस में एक दूसरे से कनेक्ट होते हैं, मतलब दो एक दूसरे के आकर्षण में आते हैं तो हमको दिखाई क्या देता है? तत्व या यौगिक। बाय द वे ये मार्कर है। क्या है? मार्कर। अब ये बहुलक है, इसका फार्मूला बहुत बड़ा सा होता है। अब आप एक चीज याद रखिए, बाय द वे ये चाक होता। क्या होता? चाक।
तो चाक का CaCO3 ये आपका क्या बना था? अणु। क्या है? अणु, एक अणु है। अब ऐसे CaCO3 के असंख्य अणु जब आपस में मिलते हैं तो हमको चाक का एक टुकड़ा दिखाई देता है। मतलब चाक के एक टुकड़े में कितने अणु होते हैं? असंख्य अणु होते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल बालू का जो रेत का एक कण होता है, रेत का एक कण होता है, उस पर जो होता है 1×10⁻19 परमाणु होते हैं। अब आप समझ सकते हैं कि परमाणु कितना छोटा हुआ। सैंड मतलब बालू का रेत का एक कण जो होता है उस पर इतने परमाणु होते हैं। बहुत नहीं हुई है और ये बहुत छोटा नहीं हुआ परमाणु। तो हम परमाणु को ऐसे देख नहीं पाएंगे। इन सब को देखने के लिए इलेक्ट्रॉन स्पेक्ट्रोस्कोप का प्रयोग किया जाता है। इलेक्ट्रॉन स्पेक्ट्रोस्कोपी का प्रयोग किया जाता है। आप एक चीज याद रखिए, बस इतने जानिए कि परमाणु है तो परमाणु जब दो या दो से अधिक परमाणु आपस में मिलते हैं तो क्या बनाते हैं? अणु बनाते हैं। और जब अणु आपस में मिलते हैं तो क्या बनाएंगे? या तो तत्व बनाएंगे या तो यौगिक बनाएंगे। अब मैं आगे बढ़ रहा हूं, अपने लेक्चर को आगे बढ़ा रहा हूं, यहां तक किसी को कोई असुविधा नहीं होनी चाहिए। अब मैं एग्जाम्पल जब दूंगा तब सारी चीजें ज्यादा क्लियर होंगी। जैसे N2 है, O2 है, S8 है, P4 है। ध्यान दीजिए, इसका एग्जाम्पल दे रहा हूं CO2, H2O, H2SO4, बहुत सारे हैं, HNO3, NH4OH। ये दोनों पहली बात जान लो क्या है? अणु। क्या है? अणु। ध्यान दीजिए N2 में 2 नाइट्रोजन है। अब वो 2 नाइट्रोजन कौन सा नाइट्रोजन है? परमाणु। क्या है? परमाणु। देखो N2 आपका क्या है? अणु। जब 2 नाइट्रोजन का परमाणु आपस में मिला तब तो क्या बनाया? नाइट्रोजन अणु बनाया। क्या बनाया? नाइट्रोजन अणु बनाया। ऐसे देखिए ऑक्सीजन में 2 ऑक्सीजन का परमाणु, तो दोनों किसके परमाणु? ऑक्सीजन के। इसमें दोनों किसके परमाणु है? नाइट्रोजन के। इसमें सल्फर के कितने परमाणु है? 8। कितने परमाणु है? 8। और 8 के 8 किसके हैं? सल्फर के। P4। फास्फोरस के कितने परमाणु हैं? 4। अब ध्यान दो, इसमें देखो सब परमाणु सेम है कि नहीं? देखो नाइट्रोजन में 2 नाइट्रोजन है और दोनों के दोनों क्या है? नाइट्रोजन। तो सेम परमाणु है कि नहीं? ये अणु है। नाइट्रोजन क्या है? N2 क्या है? अणु है। और ये किससे मिलकर के बना होता है? समान परमाणुओं से मिलकर के बना होता है, इसलिए इसका नाम क्या रखा जाता है? तत्व। क्या होगा? तत्व। O2 भी क्या है आपका? तत्व। S8 आपका क्या है? तत्व। क्यों तत्व है? क्योंकि सब एक ही परमाणु से मिलकर के बने होते, समान परमाणुओं से मिलकर के बने होते। P4 क्या है आपका? ये भी आपका क्या है? तत्व। अब इसमें देखो कार्बन है का परमाणु, एक कार्बन का कितना परमाणु? 1। ऑक्सीजन का कितना परमाणु है? 2। 3 परमाणु मिले, 1 कार्बन का और 2 ऑक्सीजन का, तो क्या बनाए? कार्बन डाइऑक्साइड। अब ये बना आपका अणु, लेकिन इसमें देखिए 2 अलग अलग प्रकार के परमाणु हैं, तो ये क्या कहलाएगा? यौगिक। क्या कहलाएगा? यौगिक। H2O क्या है?
इसमें किसके किसके परमाणु, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के हैं, तो दो अलग अलग प्रकार की हुई कि नहीं हुई, तो ये क्या हो गया, यौगिक। H2SO4 में हाइड्रोजन, सल्फर और ऑक्सीजन तीन प्रकार के परमाणु हुए, तो ये भी क्या हुआ, यौगिक। अगर परमाणु समान प्रकार की उपस्थित हो तो तत्व, और समान प्रकार की उपस्थित ना हो तो क्या कहा जाएगा, यौगिक कहा जाएगा। किसी को कोई डाउट, कोई प्रॉब्लम नहीं, यहां तक क्लियर हुआ। चलिए आगे देखिए, मिटाने वाला कहां चला गया, चलिए हाथ से ही मिटा दें। यहां तक क्लियर हुआ बच्चों। आगे देखिए क्या, अब देखो मैं केमिस्ट्री मान के चल रहा हूं कि आप सबको शुरुआत से ही पढ़ा रहे हैं और बेसिक चीज है, सब बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री, मतलब पुरानी जो भी चीजें आप पढ़े हैं उन सब चीजों का क्या होगा, रिवीजन होगा। क्या होगा, रिवीजन होगा। फिर देखिए, जैसे दो चीजें हैं, एक है परमाणु क्रमांक, और दूसरा आपका है द्रव्यमान संख्या या परमाणु भार। दोनों में द्रव्यमान संख्या और परमाणु भार में अंतर होता है, आगे आप समझ जाएंगे, बस इतने जानिए। परमाणु क्रमांक को इंग्लिश में कहा जाता है एटॉमिक नंबर। क्या कहा जाता है, एटॉमिक नंबर। और परमाणु भार को क्या कहा जाता है, एटॉमिक मास। ये प्रदर्शित किया जाता है Z से और ये प्रदर्शित किया जाता है ये। परमाणु संरचना वाले चैप्टर में ये चीज पढ़ाया जाएगा। परमाणु क्रमांक को किससे प्रदर्शित किया जाता है, Z से, और परमाणु भार को किससे प्रदर्शित किया जाता है, A से। यहां तक क्लियर हुआ। जैसे ध्यान दीजिए, यहां पर सीखिए, सोडियम 11-23 ऐसे लिखा होता है। आवर्त सारणी में आप देखेंगे तो ऐसे आराम से लिखा होता है। जो नीचे लिखा होता है इसको परमाणु क्रमांक कहा जाता है। क्या कहा जाता है, परमाणु क्रमांक। अब किससे प्रदर्शित है, Z से, तो ये हो गया Z, मतलब परमाणु क्रमांक। क्या कहलाएगा, परमाणु क्रमांक। कहीं कहीं पे इधर लिखा होता है और कहीं कहीं पे इधर ही लिखा होता है, कंफ्यूज मत होइएगा। ये आपका क्या है, A, मतलब परमाणु भार। क्या होगा, परमाणु भार। तो ये परमाणु क्रमांक और परमाणु भार समझ पाए, किसी को कोई दिक्कत नहीं, दिक्कत। आगे देखिए, मिटाएं इसको। ऊपर जो रहेगा वो क्या कहलाएगा, परमाणु भार, और नीचे जो रहेगा वो क्या कहलाएगा, परमाणु क्रमांक। क्लियर है। अब कुछ तत्वों का परमाणु भार इस चैप्टर में आपको पढ़ना क्या है, हर समय आप प्रयोग करेंगे केमिस्ट्री में। तो कुछ तत्वों का परमाणु भार, कुछ तत्वों का, जो इंपॉर्टेंट है मैं उन्हीं चीजों को बता रहा हूं। कुछ तत्वों का परमाणु क्रमांक तथा परमाणु भार, बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है ये चीज। सबसे पहले हाइड्रोजन।
ठीक है, हाइड्रोजन है, उसके बाद है आपका सोडियम, जो इम्पोर्टेंट है मैं उन्हीं के बारे में लिखा रहा हूँ, फिर पोटेशियम, फिर नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, सल्फर, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, यहाँ तक हुआ। फिर आप लिखिए एल्युमिनियम, फिर एल्युमिनियम हो गया जो बार बार प्रयोग होंगे उन्हीं के बारे में, फिर आयरन, फिर क्रोमियम, फिर कॉपर, अभी सबसे मेन चीज कार्बन, और कुछ बचा इम्पोर्टेंट में, एक सेकेंड थोड़ा सा दिमाग दौड़ा लें। ऑक्सीजन हो ही गया है, ब्रोमीन, एल्युमिनियम, आयरन, कॉपर, फिर चलिए इतने देखा जाए। हाइड्रोजन का परमाणु क्रमांक 1H1, यहाँ परमाणु क्रमांक 1 है, परमाणु भार क्या है 1, 11, 23, 20, 19, 39, फिर कैल्शियम कर दीजिए, फिर नाइट्रोजन 7, 14, ऑक्सीजन 8, 16, सल्फर 16, 32, फ्लोरीन 9, क्लोरीन 17, 35.5, अभी फ्लोरीन का बता रहे हैं, ब्रोमीन, एल्युमिनियम 13, ब्रोमीन का शायद 35 होता है, आयरन का 26, क्रोमियम का 24, कॉपर का 29, कार्बन का 6-12, कैल्शियम का 20, 40, शायद इसका 71 होता है, 27 होता है, 56 होता है, 53 शायद होता है, देखिएगा कुछ गलत भी हो सकता है, 63.5 होता है। इतना आपको परमाणु भार आपको जानना बहुत जरूरी है, और इसका प्रयोग बार बार होने वाला है। उसमें से हाइड्रोजन हुआ, नाइट्रोजन हुआ, ऑक्सीजन हुआ, सल्फर हुआ, फ्लोरीन हुआ, क्लोरीन हुआ, कार्बन हुआ, इसका तो बहुत इंपॉर्टेंट क्या है, मैग्नीशियम 12, 24, मतलब आप एक चीज याद रखिएगा, परमाणु क्रमांक 1 से लेकर के परमाणु क्रमांक 30 तक जितने भी तत्व हैं सबका आपको आवर्त सारणी उठाइए और वहां से देखिए कि उसका परमाणु क्रमांक कितना है और उसका संकेत कैसा है, संकेत क्या है, फिर उसका परमाणु भार कितना है, 30 तक आपको याद होना चाहिए। ठीक है, तो ये था आपका परमाणु भार। क्या है, परमाणु भार। चलो आगे देखिए, परमाणु है तो परमाणु भार होगा और अणु है तो अणु भार होगा। समझ रहे हैं ना मेरी बात को? जैसे परमाणु, अणु,
देखो जैसे हाइड्रोजन हाइड्रोजन परमाणु है, इसके लिए परमाणु भार को प्रदर्शित ए बराबर क्या होता है 1, ए बराबर क्या होता है 1। हाइड्रोजन 1 होता है, तो ए मतलब परमाणु भार, ए मतलब परमाणु भार बराबर क्या हो गया 1। दूसरा है नाइट्रोजन 7 14, ए बराबर क्या हो गया 14। तो परमाणु है तो परमाणु का भार, परमाणु है तो परमाणु का भार। ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन का 8 16 होता है, तो ए इक्वल टू क्या होगा 16। फिर ये तीनों के बारे में, जैसे P4 है, P4 है, फास्फोरस है 15 होता है, 31 होता है। अब इसके लिए क्या हो जाएगा ए बराबर 21। हाइड्रोजन का परमाणु आपस में मिला तो बनाया हाइड्रोजन का अणु। अब जब अणु है तो इसके लिए क्या निकालेंगे अणुभार। तो अणुभार को किससे प्रदर्शित किया जाता है m से, और जैसे अणुभार हमको निकालना होगा तो MH2 मतलब हाइड्रोजन का अणुभार। अब बताओ, सीधी सी बात है, जैसे फॉर एग्जाम्पल कर लीजिए, एक किलो का हम 10 बांट लिए और 10 को साथ में एक साथ उठा रहे हैं, तो उनका भार क्या हो जाएगा 10 किलो हो जाएगा। क्या हो जाएगा 10 किलो हो जाएगा। लेकिन उन 10 किलो में कितने एक किलो के हैं 10। तो जैसे 1 किलो का भार हमको पता है, तो हम गणना करके 10 किलो है, किलो वाला बांट कितना है 10 है, तो 10 गुणे 1 बराबर 10 लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते। अब जैसे हाइड्रोजन का परमाणु भार कितना होता है 1 होता है, कितना हाइड्रोजन है इसमें अणु में 2 है, तो क्या हो जाएगा 2 गुणे 1 बराबर 2। ये देखो इसका परमाणु भार 14 होता है और बनाएगा N2। ऑक्सीजन क्या बनाएगा O2, ये क्या बनाएगा P, क्यों कर ये P4 नहीं, सॉरी गलत है, और यहाँ पर P4 होगा तब अणु होगा। अब बताओ MN2 नाइट्रोजन का अणुभार क्या होगा, नाइट्रोजन का अणुभार क्या होगा, तो 2 परमाणु है, कितने परमाणु नाइट्रोजन में 2 है, 1 का 14 होता था, 2 का क्या हो जाएगा 2 गुणे 14 बराबर 28। यहां पर ऑक्सीजन का कितना है परमाणु भार 16 है, कितना ऑक्सीजन है 2 है, 2 परमाणु है, तो क्या हो जाएगा MO2 बराबर क्या हो जाएगा 2 गुणे 16 बराबर 32। फिर देखो P4 है, P का कितना होता है 31, तो MP4 इक्वल टू क्या हो जाएगा 4 है, 4 गुणे 31 बराबर जो भी आए आप लिख लीजिएगा, कोई दिक्कत किसी को। तो ये परमाणु का परमाणु भार होता है, इसी प्रकार से अणु है तो अणु का क्या होगा अणु भार होगा। तो हम आपको बताने जा रहे हैं अणु भार निकालने कैसे निकाला जाता है, क्योंकि इस चैप्टर में ये चीज दिया गया। जैसे ध्यान दो H2SO4 का अणुभार, इसके लिए m की वैल्यू हमको निकालनी है। सबसे पहले आप ध्यान देंगे कि किसके किसके परमाणु इसमें हैं। तो किसके किसके हैं, एक तो हाइड्रोजन का है, सल्फर का है, ऑक्सीजन का है। अब कितने हैं चलिए शुरू कर रहे हैं। यहां से हाइड्रोजन का कितना परमाणु है 2, और हाइड्रोजन का परमाणु भार क्या होता है 1, तो 2 गुणे 1 हो गया। हाइड्रोजन का खत्म हुआ, फिर किसकी बारी आई सल्फर की, फिर प्लस कर दिया। सल्फर कितना है 1 है,
सल्फर का कितना होता है, 1 गुणे 1, सल्फर का कितना होता है 32 होता है, तो 32। क्लियर। ऑक्सीजन कितना, फिर प्लस कर लीजिए सल्फर का, जैसे जैसे आप परमाणु को एक प्रकार का परमाणु हो जाए तो आगे बढ़ते रहेंगे। ऑक्सीजन कितना है 4 है, तो 4 गुणे 16, ऑक्सीजन का कितना होता है 16। अब सबको हम गुणा करने के बाद जोड़ लेंगे, तो 2 + 32 + 64 बराबर क्या होगा 98। क्या होगा 98। CH3OH, इसका हमको निकालना। एक तरफ से चलेंगे सीधे, कार्बन का कितना होता है 12, परमाणु परमाणु मत लिख लीजिएगा, क्या लिखेंगे परमाणु भार। तो कार्बन का कितना होता है 12, 1 है तो 1 गुणे 12 हो गया, प्लस हाइड्रोजन कितना है 3 और 1 4, कितना है 3 1 4, तो 4 गुणे हाइड्रोजन का कितना होता है 1, प्लस ऑक्सीजन 1 बचा है तो 1 गुणे ऑक्सीजन का कितना होता है 16, तो 12 + 4 + 16, 16 4 20 और 12 32, कितना होगा 32 होगा। कोई दिक्कत। और देखिए जैसे HNO3 का अणुभार क्या होगा, इसका क्या होगा, H3PO4 का क्या होगा अणुभार, क्या होगा C6H12O6 का क्या होगा, NH2CO का क्या होगा। आप ये सब करिएगा और करने के बाद हमको कमेंट में बताइएगा, चाहे मेरे पर्सनल नंबर पे, कांटेक्ट नंबर पे व्हाट्सएप करिएगा, जो हो जाएगा। तो आज का लेक्चर बहुत लंबा खींच रहा है, बस इतना ही। नेक्स्ट कल आपका दिन शुभ हो। मेरे चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करिए, जिससे आप तक हमारा नोटिफिकेशन सबसे पहले पहुंचे। शेयर करिए, कमेंट करिए। धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो। बाय।